सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो है टेस्ट फॉर convergence the following series a upon b plus a into a plus 1 upon b into b plus 1 plus a into a plus 1 into a plus 2 upon b into b plus 1 into b plus 2 and so on। अगर आप लोगों को याद हो फर्स्ट स्टेप क्या रहती है, आप सबसे पहले इसकी निकालेंगे nth टर्म। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट द nth टर्म of given sequence b un इक्वल टू, या तो फिर आप सादा ऐसा लिख सकते हैं द nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस इज, ऐसा करके बताइए un की वैल्यू क्या आएंगी। पहले आप देखिए यहाँ पे आ रहा है a अपॉन b, यहाँ पे कोई भी वैल्यू ऐड हो रही है क्या, नहीं। सेकेंड इसमें a अपॉन b है, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1। तीसरे इसमें a अपॉन b, फिर a प्लस 1 b प्लस 1 a प्लस 2 b प्लस 2। यानी पहले टर्म के लिए अगर मैं n की वैल्यू 1 लूं तो मेरे को क्या मिल रहा है, a पे कुछ भी ऐड नहीं हुआ, b पे कुछ भी ऐड नहीं हुआ। जब मैंने सेकेंड टर्म लिया तब क्या हुआ, a अपॉन b जैसा था फर्स्ट टर्म वैसा ही, उस पर अब क्या ऐड हो रहा है, a प्लस 1 b प्लस 1 ऐड हो रहा है। तो फर्स्ट टर्म के लिए कुछ भी ऐड नहीं हुआ, सेकेंड टर्म के लिए 1 ऐड हुआ, मतलब जो भी नंबर ऑफ टर्म है -1 वाली वैल्यू ऐड हो रही। मतलब हमारा जो सीक्वेंस है वो कुछ इस तरीके से बनने वाला है। यहाँ पे a आएगा, a प्लस 1 आएगा, a प्लस 2 आएगा, ऐसी वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी। थर्ड टर्म में कितनी टर्म मल्टीप्लाई हुई, यहाँ पे 3। तो nth टर्म में कितनी टर्म मल्टीप्लाई होंगी, n। फर्स्ट टर्म में कुछ भी ऐड नहीं हुआ, सेकेंड टर्म में 1 ऐड हुआ, थर्ड टर्म में 2 ऐड हुआ, यानी जो भी नंबर ऑफ टर्म बोल रहे हो उससे एक कम है। फर्स्ट टर्म में कुछ भी नहीं यानी 0। सेकेंड टर्म में -1 करो 1 ऐड हुआ, थर्ड टर्म में -1 करो तो 2 ऐड हुआ। तो nth टर्म में -1 करो तो n-1 ऐड होगा। डिवाइड बाय सेम डिनोमिनेटर में b प्लस 1 b प्लस 2 अप टू b प्लस n-1। चेक कर लो, अगर मैं n की वैल्यू लेता हूं 1 तो मैं क्या बोल रहा हूं, a प्लस n-1 आ रहा है, तो n की जगह रखो 1 तो आएगा a प्लस 1 -1 अपॉन b प्लस 1 -1। तो क्या है वैल्यू, a अपॉन b आई। अगर मैं चाहूँ n की वैल्यू लूँ 2 तो क्या आएगा, a प्लस 2 -1 अपॉन b प्लस 2 -1, यानी आएगा a प्लस 2 -1 होगा 1 अपॉन b प्लस 2 -1 होगा 1 आएगा। फिर ये सेकेंड टर्म में तो दो वैल्यू मल्टीप्लाई होंगे। फर्स्ट टर्म क्या थी, a b आया बरोबर। अगर मैं n की वैल्यू ले लूं 3 तो क्या आएगा यहाँ पे, a प्लस 3 -1 अपॉन b प्लस 3 -1, मतलब क्या मिलेगा यहाँ पे, a प्लस 2 अपॉन b प्लस 2 आएगा। लेकिन आप प्लस 2 तक डायरेक्टली पहुंच सकते क्या, नहीं। इससे पहले वाली टर्म देखो क्या थी, a प्लस 1 b प्लस 1, और उससे पहले वाली a अपॉन b। बन रहा बरोबर ऐसा सीक्वेंस। आप चाहो तो इसको इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं। तो आपको सीक्वेंस के टर्म्स nth टर्म कैसे बनाना है समझ में आ रहा ना। ऑफ द गिवन सीक्वेंस नहीं, सीरीज लिखो। ऑफ द गिवन सीरीज इज, हम लोग सीरीज की बात कर रहे हैं, सीक्वेंस की नहीं। एडिशन में है ना, काय की बात कर रहे हैं, सीरीज की आएगा। कोई दिक्कत नहीं आता, कोई डाउट नहीं। फिर उसके बाद आप हमेशा काय की वैल्यू निकालते हैं, un प्लस 1 की। कैसे निकालते हैं, जहां जहां n है उसके जगह डालो n प्लस 1 तो मिलेगा a इंटू a प्लस 1 इंटू a प्लस 2 अप टू
ए प्लस एन, एन की जगह आप क्या आएगा एन प्लस वन, फिर उसके बाद क्या थी वैल्यू यहाँ पे -1 अपॉन बी, बी प्लस वन, बी प्लस टू। मैं उम्मीद कर रहा हूँ पिछले लेक्चर देख के आ रहे होंगे, नहीं तो ये बाउंसर जाएगा। पिछले लेक्चर अगर आप देखे हुए तो बरोबर कंटिन्यूटी में समझ में आएगा, तो प्लीज पिछले लेक्चर देख के आइए। फिर क्या आएगा बी प्लस एन की जगह क्या सब्सटीट्यूट करना है एन प्लस वन, लेकिन उसके बाद क्या वैल्यू है -1, तो +1 -1 हो जाएगा कैंसल। देयरफॉर यू एन प्लस वन की वैल्यू क्या आएंगी ए प्लस वन, ए प्लस टू, ऐसा चलते जा रहा है कब तक +1 -1 कैंसल, तो आ गया ए प्लस एन। डिवीजन में बी, बी प्लस वन, बी प्लस टू, ऐसा चलते जा रहा है कब तक बी प्लस एन, +1 -1 कैंसल। अब आप देखो a प्लस टू के पहले कौन है a प्लस वन, यानी एक कम। a प्लस वन के पहले कौन है a, यानी एक और कम। तो a प्लस एन के पहले कौन रहा होगा एक कम कर लो, तो a प्लस एन में से 1 गया। सिमिलरली b प्लस एन में से 1 गया आएगा। फिर उसके बाद आप सबसे पहले कौन सी टेस्ट लगा के देखते हैं हमेशा रेशो टेस्ट। तो आप वैल्यू निकालते हैं यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की। क्या है आपके पास यू एन, ये है हमारा यू एन, ये हो गया यू एन अपॉन यू एन प्लस वन। देखिए कुछ कट रहा है क्या यहाँ पे, ए से लेके ए प्लस एन माइनस वन तक वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, ए से लेके ए प्लस एन माइनस वन तक की वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, बी से लेके बी प्लस एन माइनस वन तक की वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, बी से लेके बी प्लस एन माइनस वन तक की वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में। पूरा कट गया, यहाँ पे भी 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा। तो देख देयरफॉर आपके पास यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की क्या वैल्यू आई, यहाँ पे b प्लस एन कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला गया न्यूमरेटर में, a प्लस एन कहाँ पे डिनोमिनेटर में। आगे कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में। अब इस पर लगा दो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, तो आप लेंगे देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, इसकी वैल्यू आएंगे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन बी प्लस एन अपॉन ए प्लस एन। दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर कैसा है सेम है, n का सबसे बड़ा पावर है यहाँ पे 1, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n, तो क्या मिलेगा b डिवाइड हो जाएगा n से प्लस n अपॉन n आएगा 1, a डिवाइड हो जाएगा n से प्लस n अपॉन n आएगा 1। लगा दीजिए लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, b के डिवीजन में n किसी भी नंबर को इंफिनिटी से डिवाइड करो, क्या आएगा 0, प्लस 1 कांस्टेंट है उस पर लिमिट लगा तो 1, a अपॉन इंफिनिटी कितना आ जाएगा 0 प्लस 1, 1 अपॉन 1 कितना आएगा 1। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, इसकी वैल्यू क्या आई 1 आई। जब भी लिमिट की वैल्यू 1 आ जाए तो आपकी टेस्ट क्या हो जाती फेल हो जाती। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रेशियो टेस्ट फेल्स। हो गई रेशियो टेस्ट फेल। अब रेशियो टेस्ट फेल हो गई तो कौन सी टेस्ट पे जाएंगे हम लोग, रैबिस टेस्ट पे। रैबिस टेस्ट में क्या करना पड़ता, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन में से सबसे पहले क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता 1, और उसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है n से, तो क्या मिलेगा n इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, क्या थी वैल्यू b प्लस एन अपॉन ए प्लस एन, तो आएगा b प्लस एन अपॉन ए प्लस एन माइनस 1, मतलब क्या मिलेगा n इंटू बी प्लस एन, a इंटू माइनस वन माइनस ए, n इंटू माइनस वन माइनस एन, और पूरे के डिवीजन में क्या चला जाएगा a प्लस एन माइनस एन कैंसल, तो क्या है वैल्यू b माइनस ए इंटू एन अपॉन ए प्लस एन की वैल्यू हो गई है n इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन की। आगे फिर से देखो न्यूमरेटर में n का पावर क्या है 1, डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो आप डिवाइड कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को बाय n, तो उस पर लगा दो लिमिट, तो आप लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। अच्छा है, टेस्ट लगाने के लिए आपको टेस्ट की कंडीशंस याद रहनी चाहिए।
ये जो कंडीशंस हम लोग लगा रहे हैं ये अगर याद नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते क्या? नहीं। तो आपको प्लीज इसको याद कर लेना है। आएगा तो अब हम करेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n। तो क्या मिलेगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n n कैंसिल, तो बचेगा b माइनस a डिवाइड हो जाएगा n से, प्लस n डिवाइड हो जाएगा n से, तो क्या आएगा? वैल्यू 1 आ जाएगा। आएगा तो बताइए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा रहे, न्यूमरेटर में कुछ भी बचा है क्या? नहीं। तो एज इट इज वैल्यू आएंगी b माइनस a डिवाइड बाय a के डिवीजन में n, a डिवाइड बाय इंफिनिटी, कोई भी नंबर अगर इंफिनिटी से डिवाइड हुआ क्या आता है आंसर? 0, प्लस 1 कांस्टेंट, उस पर लिमिट लेंगे तो सेम आंसर। तो क्या है आंसर? b माइनस a। तो आपको यहाँ पे क्या मिला? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या आ रही? b माइनस a आ रही। देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, इसकी वैल्यू आ गई b माइनस a आ गई। अब बताओ यहाँ पे टेस्ट क्या क्या लगते जाएगा। सबसे पहले ये होता है लिमिट की वैल्यू, ये अगर हो जाए ग्रेटर देन 1, लिमिट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आ गई तो आपकी सीरीज क्या होती है? कन्वर्ज होती है। तो चलिए लिख देते हैं, देयरफॉर बाय Rabi's test the given series summation un is convergent if, कब? ये लिमिट की वैल्यू ग्रेटर देन 1, मतलब b माइनस ए इज ग्रेटर देन 1 आएगा। फिर ये डाइवर्जेंट हो जाएंगी कब? जब लिमिट की वैल्यू लेस देन 1 आ जाए, एंड इज डाइवर्जेंट इफ, कब आएंगे डाइवर्जेंट? जब ये लिमिट की वैल्यू क्या हो जाए? लेस देन 1 हो जाए, हो जाएगी। और लास्ट ऐसा हो सकता है वाली वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, हो सकता है वाली वैल्यू लेस देन 1 है, तो ये भी हो सकता है ना कि इसकी वैल्यू क्या आ जाए? इक्वल टू 1 भी आ जाए। तो आप लिखेंगे द Rabi's टेस्ट फेल्स इफ लिमिट की वैल्यू 1 आ जाए, यानी b माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाए? 1 आ जाए। अब जहां पे Rabi's टेस्ट फेल हो जाती है वहां पे हम कौन सी टेस्ट लगाते हैं? डी मॉर्गन्स एंड बर्ट्रैंड टेस्ट। आप लिखेंगे देयरफॉर अप्लाई डी मॉर्गन्स एंड बर्ट्रैंड्स टेस्ट। फिर से डी मॉर्गन बर्ट्रैंड टेस्ट कैसे निकालते आप? ये वाली वैल्यू पे -1 करो, जो आपकी Rabi's टेस्ट थी उसमें -1 करो और उसको log n से मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा व्हेन b माइनस ए की वैल्यू क्या है? 1 है, तब ये रेशो की वैल्यू क्या आती है? ये रहता है मेन Rabi's टेस्ट में, मेन यही निकालते ना, n इंटू un प्लस 1 माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगा? n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, इसकी वैल्यू आती है b माइनस ए n अपॉन ए n था ऐसा। अब मेरी b माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन a प्लस n, जैसा था वैसा आ जाएगा। समझा? आपके पास n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या थी? b माइनस ए n अपॉन a प्लस n थी वाली वैल्यू। फिर उसके बाद आपने क्या किया? आपने b माइनस ए की वैल्यू यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट किया? 1, तो क्या बचेंगे आपके पास? यहाँ पे आपके पास बचना चाहिए यहाँ पे n अपॉन a प्लस n बचेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ पे n बचेगा, n अपॉन a प्लस n, क्योंकि b माइनस ए की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट किया आपने? 1 सब्स्टिट्यूट किया। फिर मैंने बताया था याद रखने का तरीका, जैसे आपने रेशियो टेस्ट में क्या था? un अपॉन un प्लस 1 निकालते थे। रेशियो से Rabi's में जाना है तो इससे सब्ट्रैक्ट 1 करो और मल्टीप्लाई कर दो n से, तो ये हो गया आपके लिए Rabi's टेस्ट। इस पे और 1 सब्ट्रैक्ट करो और इसको log n से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया? डी मॉर्गन्स एंड बर्ट्रैंड टेस्ट, क्योंकि
रेशियो टेस्ट होता है तो रैबिस आता है, रैबिस फेल होता है तो डी मॉर्गन्स एंड बर्ट्रैंड आता है। तो आप ऐसी सीक्वेंस में अगर याद रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हमको क्या करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट 1 करना है और इस पे log n से मल्टीप्लाई करना है। तो देयरफॉर n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, ये हो गया काय की वैल्यू, रैबिस टेस्ट की। इससे 1 को सब्ट्रैक्ट करो और इसको log n से मल्टीप्लाई कर दो। तो n अपॉन a प्लस n, ये आ गया हमारा रैबिस का आंसर। इसको 1 से सब्ट्रैक्ट करना है और फिर log n से मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस कीजिए वैल्यू, तो a प्लस एन इंटू 1 क्या मिलेगा, n जैसा था वैसा, प्लस a इंटू माइनस 1 माइनस है, n इंटू माइनस 1 माइनस n डिवाइड बाय a प्लस n आएगा और ये मल्टीप्लाई होगा log n से। कुछ कट रहा है, प्लस n माइनस n कैंसल, तो क्या बची आपके पास वैल्यू, देयरफॉर n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इंटू लॉग n, इसका आंसर आ रहा है log n इंटू माइनस a अपॉन a प्लस n आ रहा है। अब इस पे क्या लगाएंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, तो आप लिखेंगे देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इंटू लॉग n, इसका आंसर क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी माइनस a log n अपॉन a प्लस n। न्यूमरेटर में n की एक टर्म प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर में n की एक टर्म प्रेजेंट है, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n, तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी माइनस a इंटू log n डिवाइड हो गया n से, डिवाइड बाय a डिवाइड हो गया n से, प्लस n डिवाइड हो गया n से, तो बचेगा 1। क्या किया मैंने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया n से। अब बताओ, माइनस a कांस्टेंट है लिमिट के बाहर, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी log n अपॉन n, क्या आता है आंसर 0। a डिवाइड बाय इंफिनिटी क्या हो जाएगा आंसर 0, प्लस 1 कांस्टेंट है उस पर लिमिट लगा तो आएगा आंसर 1। 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो आंसर क्या आता है 0। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी log n अपॉन n, इसका आंसर क्या आता है 0, तो इसका आंसर आ गया 0। 0 1 से बड़ा है कि छोटा है, 1 से छोटा है कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो अगर कभी भी लिमिट की वैल्यू लेस देन 1 आई तो डाइवर्जेंट, ग्रेटर देन 1 आई तो कन्वर्जेंट, इक्वल टू 1 आई तो टेस्ट फेल्स। तो देयरफॉर बाय De Morgan's and Bertrand's टेस्ट आपकी गिवन सीरीज कैसे हो जाएंगी, डाइवर्जेंट। द गिवन सीरीज समेशन un इज डाइवर्जेंट। कब, इफ, डाइवर्जेंट कब आ रही, इफ आप p माइनस a की वैल्यू क्या ले रहे हैं 1। आ गया, तब आप फाइनल आंसर लिखिए, क्या क्या प्रूव किया आपने, हेंस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ, बताइए सीरीज कन्वर्जेंट कब आई, आपकी गिवन सीरीज कन्वर्जेंट आई कब, इफ b माइनस a इज ग्रेटर देन 1। गिवन सीरीज समेशन un इज कन्वर्जेंट इफ b माइनस a इज greater than 1 and divergent if, divergent कब कब आई आपकी, कन्वर्जेंट आई जब b माइनस ए ग्रेटर देन 1 था, डाइवर्जेंट आई जब b माइनस ए लेस देन 1 था, b माइनस ए इज लेस देन 1, और एक जगह पे डाइवर्जेंट आई कब, जब b माइनस ए इज इक्वल टू 1 आया। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आपको, कल भी हमने डी मॉर्गन बर्ट्रैंड का क्वेश्चन देखा था, आज भी हमने उसको एक दूसरे क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज किया। तो उम्मीद है आपको पूरी टेस्ट समझ में आ रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा तो अब आपको कौन सी टेस्ट लगाना है और आप कैसे एक सीरीज को कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट प्रूव करते हैं। उम्मीद है यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत
नहीं होगी। चलिए देखते हैं हम एक और क्वेश्चन, फिर हम देखेंगे हमारी लास्ट टेस्ट जो है कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट। उससे पहले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। टेस्ट फॉर convergence the series, test for convergence the series 1 to the power p plus 1 upon 2 to the power p plus 1 into 3 upon 2 into 4 का पावर p plus 1 into 3 into 5 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 का पावर p एंड सो। सबसे पहली चीज तो देखिए, यहाँ पे 1 के डिवीजन में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 1 के डिवीजन में 2 2 4 2 4 6, 1 के डिवीजन में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। बाकी पूरे जो नंबर है उनके डिवीजन में कैसे नंबर है, इवन नंबर। इसके डिवीजन में कुछ भी नहीं था, मतलब क्या था डिवीजन में 1। 1 कैसा है, ऑड नंबर, यानी ये जो पहली टर्म है ये कैसी है हमारे लिए, ऑड वन आउट है। इसके डिवीजन में कोई इवन नंबर है क्या, नहीं। बाकी पूरी टर्म्स के डिवीजन में क्या है, इवन नंबर। तो पहले तो याली टर्म को क्या करना पड़ेगा, ओमिट करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे ओमिटिंग द फर्स्ट टर्म ऑफ given series as it will not alter या change the nature of the series। कर दिए। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे, पहली टर्म तब हमने छोड़ दिए, इसको देखना है क्या, नहीं। बाकी इसमें देखो, ऊपर है 1 1 3 1 3 5, मतलब ऊपर कौन से नंबर है, ऑड नंबर है। डिवाइड बाय 2 2 4 2 4 6, नीचे कौन से नंबर है, इवन नंबर है। यहाँ पे एक वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे 2 वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे 3 वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। हर बार कैसे इंक्रीज हो रहा है, 1 से। जब भी ऑड और इवन नंबर 1 से इंक्रीज होता है, मतलब यहाँ पे एक ही नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे 2 इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ पे 3 इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे। कितने इवन नंबर बढ़ रहे, सिर्फ और सिर्फ एक। तो ऑड और इवन को आप किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, 2n के। यहाँ पे जब 4 है ऊपर 3 है, यहाँ पे 6 है ऊपर 5 है, यानी इवन नंबर से ऑड नंबर एक छोटा है। तो अगर इवन को मैंने 2n से रिप्रेजेंट किया तो ऑड को कैसे करूंगा, 2n माइनस 1 से। तो चलिए अब लिखते हैं इसकी nth टर्म। तो आप लिखेंगे द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज इज, क्या आएगा, un इक्वल टू, पहले तो ऑड नंबर ऊपर मल्टीप्लाई होंगे 1 3 5 अप टू, कब तक, जब तक लास्ट ऑड नंबर नहीं आता। लास्ट ऑड नंबर क्या आएगा, 2n माइनस 1 डिवाइड बाय नीचे 2 4 6, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे जब तक लास्ट इवन नंबर नहीं आता जो है 2n। और ये पूरे नंबर्स का पावर क्या आने वाला है, यहाँ पे p आने वाला है। समझा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है यहाँ तक। कैसे निकाले समझा ना, आप चाहो तो चेक कर सकते हैं। n के जगह 1 रखो, 2n, यानी 2 इंटू 1 माइनस 1 हो जाएगा 1 अपॉन 2 1 जार 2 आया, पहली टर्म आई 1 बाय 2। n के जगह रखो 2 2 2 जार 4, 4 में से 1 गया 3, डिवाइड बाय 2 2 जार 4 आ जाएगा। तो देखो 3 बाय 4, तो उससे पहले वाला ऑड नंबर 1, उससे पहले वाला इवन नंबर 2 आई। सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म के लिए देखो n की वैल्यू रख के देखो 3 3 2 जार 6, 6 में से 1 गया 5 अपॉन 3 2 जार 6, इसके पहले इवन नंबर 4 2, इसके पहले ऑड नंबर 3 1 आया बरोबर। यानी मैंने जो सीरीज निकाला हूं वो सही निकाला। समझा कैसे चेक करते हैं, एक बार un की वैल्यू आ गई, नेक्स्ट आप क्या निकालते हैं, un प्लस 1 की वैल्यू। तब हम निकालेंगे un प्लस 1 की वैल्यू। कैसे, जहां जहां पे n है उसके जगह n प्लस 1 सब्स्टिट्यूट करता है, 1 3 5 अप टू 2n, n के जगह आ गया n प्लस 1 माइनस 1 आ गया, डिवाइड बाय 2 4 6 इंटू 2 n, n के जगह आ गया n प्लस 1
आगे तो बताइए क्या है वैल्यू यू एन प्लस वन की, 1 3 5 अप टू 2 इंटू एन, 2n, 2 वन जार 2, 2 में से 1 गया तो बचेगा प्लस 1। अब देखो 5 के पहले कौन आया, 3, 3 के पहले कौन आया, 1। पहली टर्म कैसी है, 2 कम सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5 में से 2 गया तो 3, 3 में से 2 गया तो 1, तो 2n प्लस 1 में से 2 गया तो 2n माइनस 1 आएगा। सेम चीज डिनोमिनेटर में करो, 2 4 6 अप टू 2 इंटू एन, 2n प्लस 2 वन जार 2। इवन टर्म्स में भी देखो 6 के पहले 4 कैसे मिला, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो 4, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो 2, तो 2n प्लस 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो आएगा 2n आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इनका भी पावर क्या आएगा, p आएगा। बस अब इनका निकाल लो रेशियो, आपको वैल्यू चाहिए देयरफॉर un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, un ये है हमारा un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू। अब देखो दोनों का पावर कैसा है, सेम है, इसका ही पावर p है, इसका ही पावर p है, यानी आप टर्म्स को काट सकते हैं। 1 से लेके 2n माइनस 1 का पावर p, 1 से लेके 2n माइनस 1 का पावर p कैंसल, 2 से लेके 2n तक का पावर p, 2 से लेके 2n तक का पावर p कैंसल, तो क्या बचा हमारे पास un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू क्या बची मेरे पास, यहाँ पे बचा 2n प्लस 2 जो था डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में था, तो ये चला गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2n प्लस 1। ये दोनों टर्म का पावर अभी क्या बचा हुआ है, p बचा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर सेम है, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे 2n प्लस 2 ये भी डिवाइड हो जाएगा n से, डिवाइड बाय 2n प्लस 1 ये भी डिवाइड हो जाएगा n से, उन सब का पावर क्या है p, तो मैंने इनडायरेक्टली n के पावर p से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो n कैंसिल, तो बचेगा 2 प्लस 2 अपॉन n अपॉन नीचे 2 प्लस 1 अपॉन n का पावर p, काय की वैल्यू आ गई है un अपॉन un प्लस 1 की आ गई। लगा दो लिमिट, तो देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 क्या आएंगे इसकी वैल्यू, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, लगा दीजिए लिमिट, तो क्या मिलेगा आपको, पहले तो 2 जैसा था वैसा, प्लस 2 अपॉन इंफिनिटी हो जाएगा 0, प्लस 2 जैसा था वैसा 1 अपॉन इंफिनिटी हो जाएगा 0 का पावर p, 2 प्लस 0 2 प्लस 0 2, 2 बाई 2 हो जाएगा 1, 1 का पावर p, 1 का कोई पावर क्या होता है आंसर 1, तो आपको देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 का वैल्यू क्या मिला 1। अगर लिमिट ग्रेटर देन 1 हुआ तो कन्वर्जेंट, लिमिट लेस देन 1 हुआ तो डाइवर्जेंट, लेकिन अगर लिमिट इक्वल टू 1 आ जाए तो आपकी टेस्ट क्या हो जाती, फेल हो जाती, तो आप टेंगे देयरफॉर द रेशियो टेस्ट फेल्स। अब रेशियो टेस्ट फेल हो गई, हम कौन सी टेस्ट पे जा सकते हैं, रैबिस टेस्ट पे, बट प्रॉब्लम ये है कि un अपॉन un प्लस 1 का पावर है p, और यहाँ पे p की वैल्यू क्या है मुझे मालूम है क्या, नहीं मालूम, तो मैं डायरेक्टली इसको लेके सॉल्व कर सकता क्या, नहीं, तो मेरे को अगर पावर को हटाना है तो सबसे आसान तरीका क्या है, वहां पे लगा दो लॉग, तो मैं कौन सी टेस्ट पे जाऊंगा अब, लॉगरिथमिक टेस्ट पे जाऊंगा। क्यों जा रहा हूं लॉगरिथमिक टेस्ट में, समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे un अपॉन un प्लस 1 पे आ रहा है पावर p आ रहा है, और मेरे को पावर सॉल्व करना आता है क्या,
नहीं आता। p की वैल्यू क्या है मेरे को मालूम है क्या? नहीं मालूम। तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लॉगरिथमिक टेस्ट पे लेके आएंगे। लॉगरिथमिक टेस्ट याद है क्या करते थे? इस पे un अपॉन un प्लस वन पे लगाते हैं लॉग और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं n से। तो आप लिखेंगे अप्लाई लॉगरिथमिक टेस्ट। तो सबसे पहले मैं लॉग निकाल लेता हूं कि डायरेक्टली निकाल लो। n से मल्टीप्लाई करना और निकालना है लॉग ऑफ un अपॉन un प्लस वन की वैल्यू आएगा n इंटू लॉग un अपॉन un प्लस वन। क्या है un अपॉन un प्लस वन की वैल्यू? ये निकाले आप लोगों ने। अगर आप लोगों को याद हो, हम लोग जब भी एक्सपांशन लगाते तो हमको लॉग ऑफ वन प्लस का फॉर्मूला याद है ना? हमको लॉग ऑफ वन प्लस एक्स का फॉर्मूला याद है। तो हमको क्या चाहिए? यहाँ पे वन चाहिए। यहाँ पे भी टू दिख रहा है, यहाँ पे भी टू दिख रहा है। अगर मैं दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को टू से डिवाइड कर दूं तो मेरा काम जम जाएगा। मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या? एन लॉग ऑफ टू से डिवाइड करो टू टू कैंसल आएगा वन, प्लस टू से डिवाइड करो टू टू कैंसल आ जाएगा वन अपॉन एन। टू से डिवाइड करो टू टू कैंसल आ जाएगा वन, प्लस टू से डिवाइड करो तो आ जाएगा वन अपॉन टू एन। इसका पावर क्या है? समझा क्या किया मैंने यहाँ पे? मैंने यहाँ पे टू से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया। अगर मैं दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम वैल्यू से डिवाइड करता हूं तो क्वेश्चन चेंज होता है क्या? नहीं। ये करने का फायदा है, देखो लॉग ऑफ वन प्लस एक्स का फॉर्म दोनों जगह पे बन गया। समझा क्यों किया ऐसा? फिर उसके बाद log m टू द पावर n, क्या रहता है आंसर? n log m। तो n जैसा था वैसा। अभी तक ये p था पावर में, अब आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। फिर आएगा log ऑफ वन प्लस वन अपॉन n डिवाइड बाय वन प्लस वन अपॉन टू आएगा। समझा क्या किए? फिर उसके बाद log m अपॉन log n क्या रहता? log m माइनस log n। तो आप इसी को लिख सकते हैं np इंटू log m की जगह है वन प्लस वन अपॉन एन, माइनस log n की जगह है वन प्लस वन अपॉन टू एन। अब आप यहाँ पे लगाएंगे एक्सपांशन। कौन सा एक्सपांशन? log ऑफ वन प्लस एक्स का। क्या रहता log ऑफ एन वन प्लस एक्स की वैल्यू? पहला आता x, फिर उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू, उसके बाद प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री, उसके बाद माइनस एक्स टू द पावर फोर बाय फोर एंड सो ऑन। बट हमको मालूम यहाँ पे हमको ज्यादा से ज्यादा कौन सी टर्म तक लगती है? क्यूब वाली टर्म तक। उससे ज्यादा लिखने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं। ये हम लोगों ने प्रैक्टिस कर करके सीखा है। तो हम लिखेंगे एन पी, पहले वाले को एक्सपैंड करो, ये आ गया log वन प्लस एक्स। ये आई वैल्यू एक्स की जगह क्या आती? एक्स। एक्स की जगह क्या है? वन अपॉन एन माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू, वन का स्क्वायर वन डिवाइड बाय एन का स्क्वायर एन स्क्वायर, लेकिन साथ साथ कैसे डिवाइड हो रहा है? टू से, प्लस एक्स का क्यूब वन का क्यूब वन अपॉन एन का क्यूब एन क्यूब, कैसे डिवाइड हो रहा है? थ्री से। इसके आगे भी वैल्यू आती है लेकिन हम लिखते बैठेंगे क्या? नहीं, क्योंकि हमको मालूम क्यूब तक में हमारा आंसर आ जाता है, आ जाता है। फिर उसके बाद कौन सी वैल्यू है यहाँ पे? माइनस, फिर से यहाँ पे log ऑफ वन प्लस एक्स गया है एक्स के जगह। तो बताइए क्या आएंगी वैल्यू? पहले एक्स, एक्स की वैल्यू वन अपॉन टू एन माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू, वन का स्क्वायर वन डिवाइड बाय टू का स्क्वायर फोर इंटू एन का स्क्वायर एन स्क्वायर, लेकिन ये वैल्यू साथ साथ कैसे डिवाइड हो रही है? टू से हो रही है, प्लस एक्स का क्यूब वन का क्यूब वन अपॉन टू का क्यूब एट एन का क्यूब एन क्यूब। बट ये वैल्यू साथ साथ कैसे डिवाइड हो रही है? थ्री से। आगे और वैल्यूज आती है लेकिन मेरे को लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। क्यूब तक में मैं इसका आंसर पक्के में निकाल लूंगा। तो बताइए क्या है वैल्यू यहाँ पे? एन पी इंटू, पहले देखो यहाँ पे माइनस साइन है तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट होने वाली है। यहाँ की पहली वैल्यू क्या है? वन अपॉन एन, ये सब्ट्रैक्ट होने वाले है। यहाँ की पहली वैल्यू है ना, माइनस इंटू वन अपॉन टू एन हो जाएगा वन अपॉन टू एन।
दोनों का डिनोमिनेटर सेम बना सकता, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो आएगा 2/2n माइनस 1/2n। 2/2n में से 1/2n गया तो क्या बचेगा, 1/2n बचेगा। बचा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहां तक समझा पक्के में सबको? अब सेकेंड टर्म देखो, सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या है, -1/2n², यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस 1/4 दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाओ, यहाँ पे 1/8n² जैसा था वैसा। फिर कौन सा साइन है, माइनस। 2 के टेबल में 8 आता, 4 जार, तो 2 4 जार 8 अपॉन 2 4 जार 8n²। तो 1 में से 4 गया तो क्या आएगा, -3/8n² आएगा। फिर थर्ड टर्म पे आओ, क्या है, 1/3n³। फिर कौन सा साइन है, माइनस 1/3 जार 24n³। फिर से दोनों का डिनोमिनेटर सेम बना सकता है, 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, 8 1 जार 8, 8 3 जार 24n³ माइनस 1/24n³। 8 में से 1 गया तो आएगा 7/24n³ आएगा, तो आ गया प्लस 7/24n³ एंड सो ऑन। वैल्यूज आ रही है, आ रही है। अब देखो ये मैं n को लेके जाऊंगा ब्रैकेट के अंदर, तो एक n कैंसल, तो आ जाएगा p इंटू n हो गया कैंसल, तो आई वैल्यू 1/2 आई। फिर उसके बाद एक n कैंसल, तो आएगा -3/8n आएगा। फिर से एक n कैंसल, तो आएगा प्लस 7/24n² एंड सो ऑन। आई की वैल्यू, ये काय की वैल्यू मिली आपको, इतना सारा सॉल्व किए जो आपने, ये है n log ऑफ un प्लस 1 की वैल्यू है। अब इस पे लगा दो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, तो आप लिखेंगे देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n इंटू लॉग ऑफ un प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी p इंटू 1/2 माइनस 3/8n प्लस 7/24n² एंड सो ऑन। आ रही है ऐसी वैल्यू आपके पास? पता ही है क्या मिलेगा, पहले तो p कांस्टेंट आ गया लिमिट के बाहर, 1/2 कांस्टेंट, इस पे लिमिट लगेंगे तो आंसर आएगा 1/2। फिर n की वैल्यू है इंफिनिटी, 3/8 इंटू इंफिनिटी कितना हो जाएगा, इंफिनिटी 24 इंटू इंफिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा इंफिनिटी, यानी सब नंबर के डिवीजन में क्या आ रहा है, इंफिनिटी। किसी भी नंबर के अगर डिवीजन में इंफिनिटी आ जाता है आंसर क्या आता है, 0। तो इसका आंसर आ गया p/2। काय का आंसर आ गया ये, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n log ऑफ un प्लस 1, इसका आंसर आ गया p/2 आ गया। अब अगर ये लिमिट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट, तो आप देंगे देयरफॉर बाय लॉगरिथमिक टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। कब आएगा कन्वर्जेंट, इफ p/2 इज ग्रेटर देन 1, दैट इज इफ p इज ग्रेटर देन 2। यहाँ पे डिवीजन में 2 इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 2 आ जाएगा। ये सिर्फ कन्वर्जेंट तो ऐसा जरूरी है क्या, नहीं। अगर ये रेशियो हो गया लेस देन 1, यानी p की वैल्यू यहाँ पे, ये जो लॉग है लिमिट, इसकी वैल्यु अगर लेस देन 1 आ गई तो क्या हो जाएगा, ये डाइवर्जेंट। तो आप लिखेंगे एंड डाइवर्जेंट इफ p/2 इज लेस देन 1, दैट इज इफ p इज लेस देन 2। तो अगर p ग्रेटर देन 2 है तो कन्वर्जेंट, p लेस देन 2 है तो डाइवर्जेंट। यहाँ पे इक्वल्स टू 1 भी आ सकता है, तब टेस्ट क्या हो जाएंगी, फेल हो जाएंगी। तो आप लिखेंगे एंड logarithmic test fails if p की वैल्यू p/2 ये इक्वल आ जाए 1 से।
दैट इज इफ p इक्वल आ जाए 2 से। टेस्ट फेल कब होती है? जब ये लिमिट निकाले वो इक्वल आ जाए 1 से, यानी p/2 की वैल्यू इक्वल टू 1 आ जाए, यानी p की वैल्यू क्या आ जाए 2 आ जाए। तो पहला ऐसा क्वेश्चन है जहां पे हमारी लॉगरिदमिक टेस्ट भी फेल हो रही है। जहां पे आपकी लॉगरिदमिक टेस्ट फेल हो जाए क्वेश्चन छोड़ दोगे क्या? नहीं, आप करेंगे अप्लाई सेकेंड लॉगरिदमिक रेशियो टेस्ट। क्या लगाएंगे? सेकेंड लॉगरिदमिक रेशियो टेस्ट। सबसे पहले लॉगरिदमिक टेस्ट क्या थी? याद है आप लोगों को? आप वैल्यू लिखते थे n log ऑफ un अपॉन un प्लस 1। ये हो गया लॉगरिदमिक टेस्ट। हमको सेकेंड लॉगरिदमिक रेशियो टेस्ट में जाना, तो क्या करो? सब्ट्रैक्ट 1 करो और मल्टीप्लाई कर दो log n से। तो देख रहे, अगर आप सीक्वेंस में जा रहे हो, ये लॉगरिदमिक टेस्ट है, -1 करके लॉग मल्टीप्लाई करो, तो कहां पे आ गए? सेकेंड लॉगरिदमिक रेशियो टेस्ट में। तो बताइए n log ऑफ un अपॉन un प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या आती है? ठीक है, इस पे आना तो हम पहले इसकी वैल्यू इसको लिख लेते हैं पहले अच्छे से, फिर उसके बाद इस पे आते हैं। क्यों? हमको यहाँ पे पहले तो p की जगह 2 भी सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे when p इक्वल्स टू 2, तब n log ऑफ un अपॉन un प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या आएंगी? ये निकाले थे हम लोगों ने, n log ऑफ un अपॉन un प्लस 1 की ये वैल्यू निकाले थे। अब यहाँ पे सादा सिंपल, जहां पे p है आपको p की जगह वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट करना है? 2 कर देना। तो 2 जाएगा ब्रैकेट के अंदर, 2 2 कैंसिल, तो आ जाएगा 1 -3/2 4 आएगा, प्लस 7 अपॉन 2 12 24 आ गया, एंड सो ऑन। ऐसी वैल्यू है। फिर हमको क्या करना पड़ता है? इस वैल्यू से 1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, तो कर दीजिए 1 को सब्ट्रैक्ट, तो आ जाएगा n log ऑफ un अपॉन un प्लस 1। क्या है इसकी वैल्यू? 1 -3/4n प्लस 7 अपॉन 12n स्क्वायर एंड सो। इससे क्या सब्ट्रैक्ट कर दो? 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। सिर्फ 1 को सब्ट्रैक्ट करने से काम जमता क्या? नहीं। +1 -1 कैंसिल, तो क्या बचेगा? -3/4n प्लस 7/12n स्क्वायर एंड सो। ऐसी वैल्यू है। 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या करना पड़ता? log n से मल्टीप्लाई करना पड़ता था, n log ऑफ un अपॉन un प्लस 1, इससे 1 सब्ट्रैक्ट किया और फिर क्या से मल्टीप्लाई कर दिया? log n से। 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये वैल्यू मिली थी आपको, मिली थी। तो आप देखो सीक्वेंस बड़ा सिंपल है इसका। -1 करते हो, log से मल्टीप्लाई करते हो, तो -1 करने के बाद ये वैल्यू मिली, इसको मल्टीप्लाई कर दो log n से। है? अब देखो यहाँ पे डिवीजन में n है, n का स्क्वायर है, आगे वाली टर्म में डिवीजन में n का क्यूब रहेगा एंड सो ऑन रहेगा। तो मैं डिवीजन से n को क्या कर सकता? कॉमन निकाल सकता। क्यों निकाल रहा? मेरे को log n के डिवीजन में हमेशा क्या चाहिए? n चाहिए। क्यों? क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log n अपॉन n, इसकी वैल्यू क्या आती? 0 आती। तो मैं डिनोमिनेटर से n को निकाल लूंगा कॉमन, तो क्या मिलेगा? -3/4, डिनोमिनेटर का n बाहर चला गया, प्लस 7 अपॉन 12, n का स्क्वायर था, एक n बाहर गया तो n हो जाएगा एंड सो ऑन। और यहाँ पे log n के डिवीजन में आ जाएगा n। बस अब इस पे लगा दो लिमिट, देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n log ऑफ un अपॉन un प्लस 1 -1 इंटू log n, इसका आंसर आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -3/4 प्लस 7/12n इंटू log n अपॉन n आएगा। -3/4 में कोई भी n की वैल्यू है क्या? नहीं, तो आ गया एज 18। 7/12 इंटू n, n की वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी। कोई भी नंबर अगर इन्फिनिटी से डिवाइड हो गया, आंसर क्या आता? 0। नेक्स्ट नंबर के डिवीजन में रहेगा n का स्क्वायर, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से अगर डिवाइड हो गया आंसर आ जाएगा 0। और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log n अपॉन n, वैल्यू क्या आती? 0। सिंस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log n अपॉन n, इसका आंसर आता 0। 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो आंसर क्या आ जाता?
0 एंड 0 इज लेस देन 1। अगर लिमिट की वैल्यू लेस देन 1 आ जाए तो सीरीज डाइवर्जेंट होती है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होती है। देयरफॉर बाय सेकेंड logarithmic ratio test, the given series summation un is divergent। कब? if p equals to, आएगा फाइनल आंसर लिखिए, hence the given series summation un is convergent if। बताइए कन्वर्जेंट कब आई? The given series is convergent कब? if p is greater than 2 and फिर डाइवर्जेंट कब आएंगी? and divergent if p is less than equals to 2। p greater than 2 के लिए कन्वर्जेंट, इक्वल्स टू 2 और लेस देन 2 के लिए डाइवर्जेंट। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है यहां तक। अब जो लास्ट टेस्ट आपको आनी चाहिए वो भी लिख लीजिए, जो होती है कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट। कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट देखिए, इफ ux is a non-negative decreasing integrable function such that un equals to un for all positive integral values of n, then समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेके इंफिनिटी un is convergent, is convergent if and only if the infinite इंटीग्रल 1 से लेके इंफिनिटी ux dx इज कन्वर्जेंट। क्या बोल रहा है? कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट में ux ये कैसा रहना चाहिए? नॉन नेगेटिव डिक्रीजिंग इंटीग्रेबल फंक्शन, मतलब आपकी वैल्यू x की नॉन नेगेटिव आनी चाहिए। x की हर एक वैल्यू के लिए ux की वैल्यू कैसे आनी चाहिए? नॉन नेगेटिव आनी चाहिए, साथ साथ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए। ठीक है, यानी जैसे जैसे आप यहाँ पे x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे ux की वैल्यू छोटी होती जानी चाहिए फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ n। अब इसको कैसे रिलेट करते हैं ये भी आपको बताऊंगा। देन समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेकर इंफिनिटी un ये कन्वर्जेंट होगा कब? इफ एंड ओनली इफ इनफाइनाइट इंटीग्रल 1 से लेकर इंफिनिटी ux dx ये कैसा आ जाए? कन्वर्जेंट आ जाए। अब देखो यहाँ पे जैसा दिया हुआ ना, इंटीग्रेशन 1 से लेके इंफिनिटी ux dx ये कैसा आना चाहिए बोल रहा है आपके लिए? कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट कब आता है? कब? जब इसका जो भी आप इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालो ये कैसी आ जाए? फाइनाइट आ जाए। ठीक है, तो इसको अगर कन्वर्जेंट दिखाना है तो आपको क्या बताना है? 1 से लेके इन्फिनिटी लगाने के बाद आपको ये जैसे आपने इंटीग्रेट किया इसको कैसी वैल्यू मिलनी चाहिए? एक
फाइनाइट वैल्यू, अगर एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही तो कन्वर्जेंट, तो इनफाइनाइट वैल्यू मिल गई तो डाइवर्जेंट आ जाएगा। अब 1 से लेके इन्फिनिटी आप डायरेक्ट लगा सकते क्या? नहीं। तो याद रखना आप 1 से लेके इन्फिनिटी ux dx पे लगा रहे हो ना, तो आपको कुछ ऐसा लेके चलना पड़ता है, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 1 से लेके t ux इंटू dx। दोनों का मतलब सेम है। देखो 1 से लेके इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करना है, मैं बोल रहा हूं मैं 1 से लेके t तक इंटीग्रेट कर रहा हूं, जहां पे मेरी t की वैल्यू कितनी ले रहा हूं मैं? इन्फिनिटी। फिर यहाँ पे लिमिट क्यों लिखा? क्योंकि आप हर जगह पे डायरेक्टली इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट कर सकते क्या? नहीं कर सकते, है ना। हम लोगों ने देखा ना कई बार, अगर वैल्यू ऐसी आ गई t अपॉन टी प्लस वन ऐसी आ गई, और आप यहाँ पे अपर लिमिट डालना चाहते हो, तो क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी प्लस वन। तो आप डायरेक्टली लिमिट लगाए बिना आंसर निकाल सकते क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं इन्फिनिटी की जगह ऐसा लिख दूं, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 1 से लेके t, तब इसके सामने क्या आ जाएगा? लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी आ जाएगा। तब मैं क्या करूंगा? t का बड़ा पावर है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय t, तो बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन टी। फिर 1 अपॉन टी के जगह, टी के जगह डालूंगा इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन टी हो जाएगा 0, तो आंसर क्या मिलेगा? 1। तो आप देख रहे हैं हर बार आप डायरेक्टली इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट कर सकते क्या? नहीं। करके आपको याद रखना है 1 से लेके इन्फिनिटी ux dx को मैं क्या लिखूंगा? लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 1 से लेके t ux dx लिखूंगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक का थोड़ा बहुत समझ में आया। अब आप जब क्वेश्चन देखेंगे ना, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अप्लाई कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट टू एग्जामिन द convergence to examine the convergence of the following series। पहली है समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेके इंफिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है ऐसा। अब देखो आपको स्टेप्स को किस तरीके से लेके जाना। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले लिखेंगे लेट, ये होगी मेरे लिए nth टर्म, तो मैं इसको डिनोट करूंगा u n से। u n की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 है ऐसी वैल्यू। इसी को मैं ऐसा लिख सकता क्या? u ऑफ n लिख सकता, पक्के में लिख सकता। जैसे हम बोलता हूँ फर्स्ट टर्म, तो आ गया u1, क्या आएगा? 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता ना, u की वैल्यू एट 1 लिख सकता। तो मैं u n को ऐसा लिखूं, चाहे u पे ब्रैकेट में n को लिखूं, कोई भी फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता। ये चीज समझ में आया पक्के में? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको? आपको जो सीरीज है उसको nth टर्म के फॉर्म में लिखना है। तो un की वैल्यू लिखे 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। फिर मैंने ये n को ब्रैकेट के अंदर लिखा, लिख दिया। अब आप लिखेंगे यहां से u x की वैल्यू बताओ क्या आएंगी? यहाँ पे n क्या है? नेचुरल नंबर है n की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी, यानी n क्या है? एक नेचुरल नंबर है। तो ux की वैल्यू क्या आएगा? जहां जहां पे n था अभी तक, n की जगह क्या डाल दो? x, तो आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब आप एक चीज बताओ, x की वैल्यू जैसी मैं लूंगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि हम बात किसके लिए करते हैं? नेचुरल नंबर्स के लिए। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4, यानी पॉजिटिव नंबर 1 से शुरू होते हैं। तो अगर मैं x की 1 से लेके कोई भी वैल्यू लेने की कोशिश करता हूं, तो बताइए क्या आएगा? पहला वैल्यू आएगा 1 अपॉन x के जगह आएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो आएगा 1 अपॉन 2। सेकेंड वैल्यू ले लो 2, तो आएगा 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5। थर्ड टर्म लो, क्या आएगा? 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10।
एक भी ux की वैल्यू नेगेटिव आ रही क्या? नहीं। तो आपका अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ux इज नॉन नेगेटिव। क्यों लिख रहा है ऐसा? आप देखो, आपने जब कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट में लिखा था, आपको दिखाना पड़ता है कि ux कैसा हो, नॉन नेगेटिव भी हो और साथ साथ डिक्रीजिंग फंक्शन भी हो। तो हमने पहले बताया ux कैसा है, नॉन नेगेटिव, यानी मैं x की कोई भी नेचुरल नंबर वाली वैल्यू डालू तो मेरे को ux भी कैसा मिल रहा है, नॉन नेगेटिव मिल रहा है। अब देखो पहली वैल्यू क्या थी, 1/2। 1/2 मतलब 0.5। ये नंबर बड़ा है किससे, 1/5 से। 1/5 मतलब 0.2। ये नंबर बड़ा है किससे, 1/10। 1/10 मतलब 0.1 से। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ रही है, तो रिजल्टेंट ये फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होंगी, कम होंगी। दिख रहा ना, फर्स्ट टर्म बड़ी है सेकेंड टर्म से, सेकेंड टर्म बड़ी है थर्ड टर्म से। यानी फंक्शन कैसा है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है एंड इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, पहले nth टर्म लिखो, फिर आपको जहां पे n है उसके जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x सब्स्टिट्यूट करना है। x की पॉजिटिव वैल्यू रख के देखो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखो ux पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आना चाहिए, तो ux इज नॉन नेगेटिव। साथ साथ जैसे जैसे आप x की वैल्यू बड़ी रखते जा रहे हो फंक्शन की वैल्यू छोटी मिलते जा रही है, यानी कैसा है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर आपका गिवन फंक्शन नॉन नेगेटिव और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो तब भी आप कौन सी टेस्ट लगा सकते हैं, कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट। तो आप लिखेंगे देयरफॉर कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट इज एप्लीकेबल, या तो आप लग सकते देयरफॉर वी कैन अप्लाई कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। यहां तक समझ में आया, पक्के में समझा। फिर नेक्स्ट स्टेप रहेंगी, आप फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे 1 से लेके t तक, जहां पे t की वैल्यू कहां पे जाएंगी, इंफिनिटी पे। और कौन से फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, ux dx को। तो चलिए करते हैं इंटीग्रेशन 1 से लेके t। ux dx क्या है वैल्यू, 1/x² + 1 इंटू dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 1 काय का इंटीग्रेशन है ये, tan इनवर्स x का, बिटवीन लिमिट 1 से लेके t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आएगा tan इनवर्स t माइनस tan इनवर्स 1, तो आ जाएगा tan इनवर्स t माइनस tan की वैल्यू 1 कहां पे होती, π/4 पे। तो आगे वैल्यू 1 से लेके t ux dx की आ गया, समझा। ये तो आसान है ना, ये वाला फॉर्मूला सबको याद है, इंटीग्रेशन 1/x² + 1 इंटू dx, इसका वैल्यू होता है tan इनवर्स x प्लस c, क्योंकि ये डेफिनाइट इंटीग्रल है करके आप यहाँ पे कांस्टेंट ऐड नहीं करते, समझा पक्के में। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लग गया। आपने एक बार इंटीग्रेशन निकाल लिया 1 से लेके t तक, अब इस पे लगा दो लिमिट, तो आप लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 से लेके इंफिनिटी ux इंटू dx। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन, सॉरी 0 से नहीं 1 से लेके, नेचुरल नंबर हम 1 से शुरू करते हैं, तो 1 से लेके इंफिनिटी ux इंटू dx। इसका आंसर क्या आएगा, लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी 1 से लेके t ux dx। समझा पक्के में, ये वाली स्टेप्स याद रखिएगा। आप 1 से लेके इंफिनिटी तक निकालना है आपको इंटीग्रेशन, लेकिन हम इनडायरेक्टली निकाल रहे, तो 1 से लेके इंफिनिटी तक जाने के लिए मैंने क्या किया, लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी डाल दिया और इंटीग्रेट किया 1 से लेके t तक। समझ में आया पक्के में, तो आप लिखेंगे लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन 1 से लेके t ux dx। क्या आ रहा है इसका आंसर, tan इनवर्स t माइनस π/4। लगाना है लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी, तो जहां जहां पे t है उसके जगह डाल दो इंफिनिटी, तो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी माइनस π/4। tan की वैल्यू इंफिनिटी कहां पे आती, जहां पे cos 0 है ना, tan की वैल्यू क्या होती, sin बाय cos।
अगर आपको इन्फिनिटी वैल्यू चाहिए यानी डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए 0। cos 0 कहां पे होता है 90 पे, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा 90 यानी पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 आ जाएगा। पाई बाय 2 में से पाई बाय 4 गया तो क्या बचेंगे वैल्यू पाई बाय 2 मतलब 2 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 तो क्या है वैल्यू पाई बाय 4। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन 1 से लेके इंफिनिटी ux इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई पाई बाय 4। पाई बाय 4 ये फाइनाइट नंबर है कि इनफाइनाइट है फाइनाइट है तो आप लिखेंगे ये कैसा है फाइनाइट। आई वैल्यू फाइनाइट क्योंकि यहाँ पे एक फाइनाइट वैल्यू आ गई यानी ये क्या करेगा कन्वर्ज करेगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन 1 से लेके इंफिनिटी ux dx कन्वर्जेंट इज कन्वर्जेंट। अगर इसकी एक फाइनाइट वैल्यू आ गई 1 से लेके इंफिनिटी ux dx तो ये क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट हो जाएगा। देयरफॉर बाय कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट। कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट क्या बोलता अगर इंटीग्रेशन 1 से लेके इंफिनिटी ux इंटू dx ये क्या हो जाए कन्वर्जेंट हो जाए तो आप बोल सकते देयरफॉर समेशन un भी कैसा हो जाएगा कन्वर्जेंट हो जाएगा और ये आपको प्रूव करना था तो आपने कर दिया। आप चाहो तो फिर से क्वेश्चन लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 से लेके इंफिनिटी 1/n² + 1 ये कैसा हो गया कन्वर्जेंट हो गया। उम्मीद है आपको स्टेप्स थोड़ी थोड़ी समझ में आई होंगी। स्टेप्स क्या याद रखना है पहले जो भी क्वेश्चन n के टर्म्स में दिया हुआ है आप उसको लिखेंगे un इक्वल्स टू un के फॉर्म। फिर जहां पे n है उसके जगह डाल देंगे x डालेंगे। उसके बाद आप x की हर एक नेचुरल नंबर की वैल्यू रख के देखेंगे यानी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 से लेके इंफिनिटी होता है नेचुरल नंबर तो आपने x की वाली वैल्यू रख के देखा। यहाँ पे आपको ux कैसा मिलना चाहिए नॉन नेगेटिव साथ साथ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अगर आपको फंक्शन नॉन नेगेटिव और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग मिल गया मतलब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कॉचीज इंटीग्रल वाले मेथड को टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करना पड़ता मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग मिलने के बाद आपको चाहिए वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी ux dx। मैं डायरेक्टली इंफिनिटी डाल सकता क्या नहीं तो मैं लिखूंगा लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 1 से लेके t ux dx पे वैल्यू निकालूंगा। फिर इसको निकालो इस पे लगा दो लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर इसकी वैल्यू आ गई फाइनाइट तो ये क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट है तो समेशन un भी कन्वर्जेंट बाय कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट। अगर ये आ गया इनफाइनाइट तो ये भी कैसा हो जाएगा डाइवर्जेंट तो आपका समेशन un भी कैसा हो जाएगा डाइवर्जेंट। उम्मीद है समझा होंगे समझा पक्के में कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट जिनको नहीं समझा वो ये सेकंड क्वेश्चन देखिए समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेके इंफिनिटी 1/n इंटू n प्लस कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेप क्या रहता सॉल्यूशन में आप लिखेंगे लेट un इसकी वैल्यू क्या है 1/n इंटू n प्लस 1 इसी को मैं ऐसा डिनोट कर सकता u n यानी u की वैल्यू एट n जहां पे n क्या है एक नेचुरल नंबर है कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। अब मैं यहां से वैल्यू निकाल लूंगा u की एट x यानी जहां जहां पे n है उसके जगह डालो x तो आ जाएगा 1/x इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 यानी x की नॉन नेगेटिव वैल्यू के लिए x और इंटू एक्स प्लस 1 है। अगर आप x के जगह पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा पहले 1 डाल के देखो तो आएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 2 तो आया 1/2। फिर x के जगह 2 डाल के देखो तो आएगा 1/2 इंटू 2 प्लस 1 3 3 2 जार 6। फिर x के जगह 3 डाल के देखो तो आएगा 3 इंटू 3 प्लस 1 4 3 4 जार। हर एक वैल्यू कैसी आ रही पॉजिटिव तो फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 ux इज नॉन नेगेटिव यानी कैसी वैल्यू आ रही पॉजिटिव वैल्यू आ रही एंड इज मोनोटोनिकली
डिक्रीजिंग। क्यों मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग? 1/2 बड़ा है 1/6 से, फर्स्ट टर्म बड़ी है सेकंड से, 1/6 बड़ा है 1/12 से, सेकंड टर्म बड़ी है थर्ड से। वैसे भी जैसे जैसे डिनोमिनेटर बड़ा होते जाएगा, एक्स को बड़ा करूंगा तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो रिजल्टेंट रेशियो छोटा होगा। तो ये फंक्शन कैसा आ गया? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का आ गया। तो फंक्शन नॉन नेगेटिव भी है और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है, तो कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते। तो देयरफॉर द कॉचीज इंटीग्रल test is applicable. Therefore, we can apply Cauchy's integral test या तो Cauchy's integral test is applicable. समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। उसके बाद आप क्या करोगे? आप ये फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे 1 से लेके t। किसको? ux इंटू डी एक्स को। तो आ गया 1 से लेके t। क्या है ux इंटू डी एक्स की वैल्यू? 1/x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी वन। अब देखो यहाँ पे दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस कितने का है? 1 का है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या? एक्स प्लस 1 को 1/x माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप लोग कैलकुलस देख के आए होंगे। x और x प्लस 1 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 का, है ना? x प्लस 1 और x के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 का। तो मैं ऊपर के 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ? x प्लस 1 माइनस एक्स, और डिवीजन में क्या है? x इंटू एक्स प्लस 1। दोनों को सेपरेट करो तो x प्लस 1 डिवाइड हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 से, माइनस एक्स भी डिवाइड हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 से। x प्लस 1 कैंसिल होता है 1/x माइनस एक्स कैंसिल होता है 1/x प्लस 1। आया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ऐसा आपको एक स्टेप पे लिखना आना चाहिए। अगर आप कैलकुलस करके आए हैं तो, कैलकुलस नहीं पढ़े हो डायरेक्ट ये देख रहे हो तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अब समझ में आ गया होगा, है ना? देखना डिनोमिनेटर के टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो आप इसको डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो बताइए, अब तो आपको इंटीग्रेशन आता है। 1/x का इंटीग्रेशन log x, माइनस 1/x प्लस 1 का इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस 1। याद है ना? x का डेरिवेटिव होता है dx, dx जाएगा ब्रैकेट के अंदर। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट होता है, आंसर आएगा log ऑफ डिनोमिनेटर। x का डेरिवेटिव dx, 1 का डेरिवेटिव 0, यानी इसका भी डेरिवेटिव क्या आएगा? dx। तो आंसर क्या आएगा? log ऑफ डिनोमिनेटर, तो आएगा log ऑफ x प्लस 1। बिटवीन लिमिट 1 से लेके t, log m माइनस log n क्या आएगा? log ऑफ m अपॉन n, तो आएगा log ऑफ x अपॉन x प्लस 1 आएगा। बिटवीन लिमिट 1 से लेके t, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आएगा log ऑफ x के जगह t अपॉन t प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट log ऑफ x के जगह 1 अपॉन x के जगह 1 प्लस 1 2 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? फिर से देखो, न्यूमरेटर में t का पावर है 1, डिनोमिनेटर में भी t का पावर 1, और आपको मालूम हम आगे जाके t को कितना लेने वाले हैं? इन्फिनिटी लेने वाले हैं। तो t कहाँ पे रहना चाहिए? डिवीजन में। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय t, tt कैंसिल आएगा 1, tt कैंसिल आएगा 1 प्लस 1 अपॉन आ जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? माइनस लॉग ऑफ, यहाँ पे 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 का पावर माइनस 1 लिख सकता हूँ। यहाँ पे 2 का पावर है 1, न्यूमरेटर में जाएगा तो 2 का पावर माइनस 1, log m टू द पावर n क्या रहता? n log m। तो मैं इसको लिख सकता हूँ log ऑफ 1/1 प्लस t माइनस इंटू माइनस प्लस log 2, सिंस log m का पावर n होता है n log m होता है, तो माइनस 1 जाएगा मल्टीप्लीकेशन, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। काय की वैल्यू आ गई है? इंटीग्रेशन 1 से लेके t ux इंटू डी एक्स की, लेकिन हमको तो जाना था 1 से लेके इन्फिनिटी, तो आप लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन 1 से लेके इन्फिनिटी ux इंटू डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 1 से लेके t ux इंटू डी एक्स। देखो मैंने 1 से लेके t तक का इंटीग्रेट किया, फिर मैं बोल रहा हूँ t की जगह क्या डाल दो? इन्फिनिटी। तो चले जाओगे 1 से लेके इन्फिनिटी तक चले जाओगे, तो आएगा लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 1 से लेके t
यू एक्स डी एक्स। क्या आई थी वैल्यू आपकी? लॉग ऑफ 1/(1 + t) प्लस log 2 आएगा। तो बताइए क्या मिलेगा? जहां जहां टी है उसके जगह डालो इन्फिनिटी, तो आएगा लॉग ऑफ 1/(1 + 1/∞) कितना होता? 0 प्लस log 2, तो आएगा log 1। log 1 की वैल्यू क्या आती? 0 प्लस log 2, सिंस log 1 की वैल्यू आती है 0। 1/(1) कितना होगा? 1। log 1 की वैल्यू 0, तो बचा 0 प्लस log 2, यानी वैल्यू आई log 2। log 2 वैल्यू फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? फाइनाइट है। तो आप अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 से लेकर इन्फिनिटी यू एक्स डी एक्स की वैल्यू अगर एक फाइनाइट वैल्यू आ जाए तो वो क्या करता है? कन्वर्ज कर जाता है। तो आप लेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन 1 से लेकर इन्फिनिटी यू एक्स इंटू डी एक्स कन्वर्जेस, या तो इज कन्वर्जेंट। देयरफॉर बाय कॉचीज, देयरफॉर बाय कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट, आपका समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी यू एन, ये भी क्या कर जाएगा? कन्वर्जेस कर जाएगा। आएगा कन्वर्जेस या तो इज कन्वर्जेंट आ जाएगा। आप चाहो तो इसको सादा यू एन कन्वर्जेस भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था आप सिर्फ समेशन लिखो या समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है। आप चाहते हैं आप मेंशन भी कर सकते हैं, दैट इज समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी। यू एन की वैल्यू क्या लिए थे हम लोगों ने? 1/n इंटू n प्लस 1 इज कन्वर्जेंट या तो कन्वर्जेस। समझे? तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। समझ रहा है पक्के में? बाउंसर तो नहीं जा रहा? सबको समझा? पक्के में समझा? अब देख लेते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, फिर खत्म करते हैं वाला टॉपिक, जो है शो दैट समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी 1/np, जहां पे p है ग्रेटर देन 0, इज कन्वर्जेंट if p is greater than 1 and divergent if p is less than equals to 1। तो ये हम लोग पढ़ के आए हैं, है ना? हम लोगों ने बोला था कि हम लोग एक ऐसी सीरीज लेते हैं जो हमको, एक ऐसी सीक्वेंस लेते हैं जो हमको मालूम हो कि वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो मैंने बताया था अगर p का पावर 1 या 1 से छोटा हो तो आपकी सीरीज क्या हो जाती है? डाइवर्जेंट। लेकिन अगर ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्जेंट। अब वही चीज हमको यहाँ पे प्रूव करना है। कोई दिक्कत नहीं आता। पहले तो चीज देखो, p आपको ग्रेटर देन 0 दिया है, p का पावर कैसा है? पॉजिटिव है। तो चलिए सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? हियर un की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1/n का पावर p। इसी को मैं ऐसा डिनोट कर सकता हूं u ऑफ n से, जहां पे n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, एंड मेरे को p दिया हुआ है, ये कैसी है? पॉजिटिव वैल्यू है। कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद आप इससे क्या लिखते हो? u x की वैल्यू कैसे लिखते हैं? जहां जहां पे अभी तक n था उसके जगह आप कौन आएगा? x, तो आ जाएगा 1/x का पावर p आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। उसके बाद आप क्या करते हैं? फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू 1 से बड़ी या 1, उसके लिए आप क्या चेक करते हैं? ये वाली सीक्वेंस को। तो आप लिखेंगे u x इज नॉन नेगेटिव, क्योंकि x की अगर आप पॉजिटिव वैल्यू लोगे, पॉजिटिव नंबर का कोई भी पावर हमेशा आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। क्यों? x की वैल्यू में जैसे जैसे बड़ी करते जाऊंगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो रिजल्टेंट रेशियो कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। हो जाएगा, समझा पक्के में? तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है और नॉन नेगेटिव भी है। यानी मैं यहाँ पे कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट लगा सकता है कि नहीं लगा सकता? लगा सकता। तो आप देखेंगे कॉचीज
इंटीग्रल देयरफॉर कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट इज एप्लीकेबल। आएगा कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट कैसी होगी यहाँ पे एप्लीकेबल हो गई। लेकिन अब यहाँ पे अलग अलग कंडीशन दी हुई है। आपको p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी दी हुई है, p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 भी दी हुई है। यानी 3 कंडीशन है। p 1 से बड़ा हो सकता है, p 1 हो सकता है, p 1 से छोटा हो सकता है। तो एक एक करके केस लो। तो केस 1, इफ p की वैल्यू आ जाए 1, मैं क्या ले रहा हूं p की वैल्यू 1 ले रहा हूं, तो देयरफॉर u x क्या आ जाएगा 1/x का पावर p की वैल्यू क्या है 1, तो आ गया x का पावर 1 में गया आ गया। चलो करो इसको इंटीग्रेट। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन 1 से लेके t ux इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएंगे इंटीग्रेशन 1 से लेके t, ux की वैल्यू 1/x इंटू डी एक्स, 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ x बिटवीन लिमिट 1 से लेके t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आ जाएगा log ऑफ t माइनस log ऑफ 1 आ जाएगा। log 1 की वैल्यू क्या होती 0, तो आ जाएगा log ऑफ t माइनस 0, सिंस log 1 की वैल्यू होती है 0। तो इंटीग्रेशन 1 से लेके t ux इंटू डी एक्स की वैल्यू आ गई log ऑफ t। लेकिन मेरे को 1 से लेके t तक जाना था क्या, नहीं, मेरे को चाहिए था इंटीग्रेशन 1 से लेके इंफिनिटी ux इंटू डी एक्स। कैसे निकालोगे, लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी लगा दो 1 से लेके t ux dx पे, यानी अभी तक जहां पे t था उसके जगह डाल दो इंफिनिटी, लिमिट लगा के कर सकते। तो आएगा लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी 1 से लेके t ux dx, क्या आता है आंसर log ऑफ t, मतलब जहां जहां पे t है उसके जगह डाल दो इंफिनिटी, तो आ जाएगा log ऑफ t, t की वैल्यू है इंफिनिटी, log ऑफ इंफिनिटी भी क्या होगा इंफिनिटी आएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो यहाँ पे आंसर कैसा आ रहा है इनफाइनाइट आ रहा है। मैंने बोला था अगर फाइनाइट आया तो ये क्या करता है कन्वर्ज करता है, तो इनफाइनाइट आएगा तो ये क्या करेगा डाइवर्ज करेगा। तो आप देंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन 1 से लेके इंफिनिटी ux dx, ये कैसा कर रहा है डाइवर्ज कर रहा है। तो डाइवर्जेस देयरफॉर बाय कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट क्या डाइवर्ज करेगा समेशन un भी क्या करेगा ऑल्सो डाइवर्जेस कब एट p इक्वल्स टू 1 हो गया। तो p इक्वल्स टू 1 पे ये क्या कर गया डाइवर्ज कर गया, हमको ये चाहिए था डाइवर्जेंट आना चाहिए p इक्वल्स टू 1 के लिए आ गया। अब सेकेंड कंडीशन पे जाते हैं, अगर p बड़ा हो जाए 1 से, तो केस 2 इफ p इज ग्रेटर देन 1, दैट इज इफ यहाँ पे +1 इधर गया तो -1, यानी p -1 ग्रेटर आएगा 0 से। अगर p -1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब क्या होगा, चलिए निकालते हैं वैल्यू। किसकी निकालना पड़ता हमको यहाँ पे वैल्यू इंटीग्रेशन 1 से लेके t ux इंटू डी एक्स की क्या आएंगी वैल्यू इंटीग्रेशन 1 से लेके t ux dx, क्या है ux की वैल्यू 1/xp आएगा 1/xp इंटू dx, यानी मैं इसको ऐसा लिख सकता 1 से लेके t 1/x का पावर p, ऊपर जाएंगे तो x का पावर -p हो जाएगा। होगा कोई भी दिक्कत, आपको याद है ना 1/x³ का अगर इंटीग्रेशन निकालना रहता तो क्या करते थे उसको ऊपर लेके जाते थे, तो इंटीग्रेशन x टू द पावर -3 इंटू d3, फिर लगाते थे इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, क्या आता है x टू द पावर n+1/n+1। सेम चीज यहाँ पे करो तो क्या आएगा इंटीग्रेशन x टू द पावर n+1/n+1 बिटवीन लिमिट 1 से लेके t आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, लेकिन आप देखो यहाँ पे p -1
ये ग्रेटर देन 0, यानी p माइनस 1 ये कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो हमको p माइनस 1 चाहिए, 1 माइनस p चाहिए क्या, नहीं, तो हम इसको लेके आएंगे डिनोमिनेटर में। लेके आएंगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे वैल्यू, आपको मिलेगा 1/1 माइनस पी जैसा था वैसा 1/x का पावर 1 माइनस पी, बिटवीन 1 से लेके t। ये चीज समझा ना, जैसे आप ये वाली वैल्यू अभी कहाँ पे, न्यूमरेटर में है, इसको अगर मैं डिनोमिनेटर में लेके आऊंगा तो इसका पावर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। ऊपर पॉजिटिव, नीचे आया तो पॉजिटिव, माइनस इंटू माइनस प्लस पी। अच्छा मैंने इसको प्लस पी नहीं किया क्या, जाएगा प्लस पी माइनस 1 हो जाएगा पी माइनस 1, समझा। माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस पी, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस। समझा क्या हुआ, जब भी न्यूमरेटर से आप वैल्यू को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते तो पावर कैसा हो जाता, चेंज। जो अभी तक पॉजिटिव था वो नेगेटिव, जो अभी तक नेगेटिव था वो पॉजिटिव। अब आपको मालूम p माइनस 1 ये कैसा है, ग्रेटर देन 0, यानी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव वैल्यू है। आप देख रहे हैं ना, अगर 1/x³ है, यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव वैल्यू तो ये वैल्यू हमेशा कहाँ पे रहेंगी, डिनोमिनेटर में। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा रहता 1/x का पावर -2 तो वाली वैल्यू नीचे रहेंगी क्या, नहीं, आप इसको हमेशा पॉजिटिव बनाते, ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा x का पावर। याद रखना पावर x पे हमेशा कैसा रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। हमने इंटीग्रेट किया, उसके बाद क्या आया था, -p + 1, यानी 1 माइनस पी वैल्यू आती, p -1 ग्रेटर है 0 से, यानी p -1 कैसा है, पॉजिटिव है। तो आपको p -1 ही बनाना है, क्यों, अगर x का पावर नेगेटिव है, जैसे यहाँ पे अगर मेरे को दिया रहता x का पावर क्या आ रहा है, -3 + 1, तो x का पावर -2, मैं कभी भी x के पावर -2 पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकता क्या, नहीं, वो पावर -2 है, मतलब वो पक्के में कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। तो पहले तो ये चीज आपको समझ में आई, आपको कब वैल्यू को कहाँ पे रखना है, जब भी पावर पॉजिटिव जहां पे आता है आपको वहां पे रखना है। x का पावर -p + 1, यानी 1 माइनस पी था, 1 माइनस पी कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि p -1 पॉजिटिव है, यानी p बड़ा है 1 से, है ना। अगर p बड़ा है 1 से तो अगर बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नेगेटिव वैल्यू मिलेंगी। आप कभी पावर को नेगेटिव रखते क्या, नहीं, तो ऊपर नेगेटिव था, नीचे आया तो पॉजिटिव। अब कर दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/1 माइनस पी जैसा था वैसा क्या आएगा, अपर लिमिट जहां जहां पे x उसके जगह डालो t, तो आएगा 1/t का पावर p -1, फिर जहां जहां पे x उसके जगह डालो 1, तो 1/1 का कोई पावर क्या आता है आंसर 1, तो हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा। चलिए बताइए काय की वैल्यू होगी आपके पास, ये हो गई इंटीग्रेशन 1 से लेके t ux dx की हुई। हमको काय की वैल्यू चाहिए थी, इंटीग्रेशन 1 से लेके इन्फिनिटी ux dx की। तो इस पे क्या करो, t के जगह डाल दो इन्फिनिटी, तो आप लिखेंगे लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 से लेके t ux dx की वैल्यू तो आ जाएगा लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 से लेके t, क्या है वैल्यू 1/1 माइनस पी इंटू 1/t का पावर p -1 जहां जहां पे t है उसके जगह डालो इन्फिनिटी, तो आएगा 1/1 माइनस पी, कॉन्स्टेंट है इसमें कोई भी t की टर्म नहीं है, 1/t का कोई भी पॉजिटिव पावर, तो आएगा 1/∞ की वैल्यू क्या आती 0 -1। अब समझे इसको डिनोमिनेटर में क्यों रखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि t का पावर है p -1 ग्रेटर देन 0, यानी कैसा है, पॉजिटिव है। तो मतलब ये वाली वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में ही रहेगी, t के जगह इन्फिनिटी डालूंगा, यानी इन्फिनिटी हमेशा कहां पे रहेगा, डिनोमिनेटर में, तो 1/∞ क्या आ जाएंगी वैल्यू 0। अगर यहाँ पे p -1 लेस देन 0 होता है, यानी नेगेटिव होता, तो मेरे को क्या करना पड़ता, नेगेटिव को पहले पॉजिटिव बनाना पड़ता है, यानी इसको डिनोमिनेटर से शिफ्ट करना पड़ता न्यूमरेटर में, करना पड़ता। 0 में से 1 गया तो -1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, ये 1/p -1 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट,
1/p-1। ये कैसी वैल्यू है? एक फाइनाइट वैल्यू है ना, क्योंकि p की वैल्यू आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? p आपको दिख रहा है ग्रेटर देन 0, दिख रहा है। अब आप p की यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखो, आपको हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। कोई भी दिक्कत? p की वैल्यू इक्वल टू 1 नहीं रख सकते, हाँ, क्योंकि p इक्वल टू 1 पे आपने पहले ही सॉल्व इसको कर चुके हैं। समझ रहे हो ना? करके मैंने आपको केस किसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ? p ग्रेटर देन 1 के लिए, इक्वल टू 1 नहीं, ग्रेटर देन 1 के लिए। तो ग्रेटर देन 1 आप कोई भी वैल्यू रख लो, यहाँ पे 1 से कोई बड़ी वैल्यू रखो, 2 रख लो, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, 1/1 वैल्यू आएगा 1। p की जगह 3 रखो, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, 1/2 0.5। फिर p की जगह इन्फिनिटी रख लो, 1/∞ कितना आएगा? 0। यानी हमेशा कैसी वैल्यू मिलेंगी आपको? फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। तो देयरफॉर आपका इंटीग्रेशन 1 से लेके इन्फिनिटी ux dx ये क्या करेगा? कन्वर्जेस। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू कैसे आ रही है? फाइनाइट आ रही है। तो देयरफॉर बाय कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट, अगर ये कन्वर्ज करा तो समेशन यूएन भी कन्वर्ज करेगा। तो समेशन यूएन कन्वर्जेस कब? फॉर p ग्रेटर देन 1 के आएगा। अब हम आएंगे हमारे केस 3 पे। हमने इक्वल टू 1 के लिए देखा, ग्रेटर देन 1 के लिए देखा, अब देखेंगे इफ p इज लेस देन 1। ठीक है, हम बोल रहे p लेस देन 1 है, दैट इज इफ यहाँ पे प्लस p उधर गया तो माइनस p, तो 0 इज लेस देन 1 माइनस p, दैट इज इफ 1 माइनस p इज ग्रेटर देन 0। अब 1 माइनस p की वैल्यू कैसे आएंगी? पॉजिटिव आएंगी। समझा? आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ढूंढना है। तो यहाँ पे p इज लेस देन 1, यहाँ पे प्लस p उधर गया तो माइनस p, तो 0 इज लेस देन 1 माइनस p। 0 छोटा है 1 माइनस p से, मतलब 1 माइनस p बड़ा है 0 से। जो भी नंबर 0 से बड़ा होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो चलिए बताइए क्या आएंगी वैल्यू? इंटीग्रेशन 1 से लेके t ux dx, इसका आंसर आएगा 1 से लेके t। ux की वैल्यू क्या है? ux की वैल्यू हमारे पास 1/x का पावर p आ जाएगा, 1/x का पावर p। और हाँ, p हमारा 0 से भी बड़ा है। ठीक है, ये भी हमको दिया हुआ है कि हमारे p की कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, p 0 से बड़ा है। क्यों मेंशन कर रहा हूँ? p 1 से छोटा है लिखा हूं मैंने, 1 से छोटा -1 भी होता है, -2 भी होता है, लेकिन वहां तक जाना है क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ 0 तक। तो 1 से लेके t 1/xp इंटू dx आएगा, 1 से लेके t, नीचे x का पावर p, ऊपर जाएगा तो x का पावर -p आ जाएगा। इंटीग्रेशन x टू द पावर n का क्या रहता है? x टू द पावर n+1, तो आएगा x टू द पावर -p+1 अपॉन n+1, तो आएगा -p+1 आएगा बिटवीन लिमिट 1 से लेके t। तो मैं इसी को लिख सकता हूँ x का पावर -p+1 लिखूँ चाहे 1 -p लिखूँ, कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं। -p+1 लिखूँ चाहे 1 -p लिखूँ, कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं। -1+2 चाहे +2 -1, दोनों का आंसर सेम आता है। मैंने सिर्फ इनको रीअरेंज किया, -p+1 को लिखा 1 -p, जगह को बस इंटरचेंज किया, और कुछ भी किया क्या? नहीं। बिटवीन लिमिट 1 से लेके t तक। अब क्या करेंगे आप? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आ जाएगा देखो 1 -p इज ग्रेटर देन 0, यानी कैसा है? पॉजिटिव है। तो पावर अगर पॉजिटिव है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है क्या? नहीं, यानी ये वैल्यू हमेशा न्यूमरेटर में ही रहेंगी। अगर ये नेगेटिव होता तो कहां पे चली जाती? डिनोमिनेटर में चली जाती, जैसे पिछले केस में गई थी। समझा पक्के में? तो चलिए क्या आएगा अब यहाँ पे आंसर? जहां जहां पे x है उसकी जगह डालो t, तो आएगा t का पावर या तो इसको 1/1 -p को निकाल लेते हैं बाहर, t का पावर 1 -p माइनस 1 का पावर 1 -p, 1 का कोई पावर, आंसर आता है 1 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? फिर हमको चाहिए वैल्यू इंटीग्रेशन 1 से लेके इन्फिनिटी ux dx की। कैसे निकालेंगे? लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे 1 से लेके t ux dx पे, तो क्या मिलेगा आपको? लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 से लेके t
यू एक्स डी एक्स। उसका आंसर क्या आया था? ये है आपके पास आंसर। आया ये आंसर? बस अब जहां जहां पे टी है उसके जगह डाल दो वैल्यू इन्फिनिटी। टी की वैल्यू अगर मैं इन्फिनिटी डालूंगा, इन्फिनिटी का कोई पावर, आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में से वन सब ट्रैक करूंगे तो भी आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को वन माइनस पी से डिवाइड करूंगे तो भी आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? इनफाइनाइट आ रहा है। आ रहा है। तो जब भी इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती है तो ये वैल्यू कन्वर्ज करती है कि डाइवर्ज करती है? डाइवर्ज करते हैं। तो आप लेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन वन से लेके इन्फिनिटी यू एक्स इंटू डी एक्स डाइवर्जेस। अगर इंटीग्रेशन की वैल्यू डाइवर्ज कर रही, देयरफॉर बाय कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट, कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट आपका समेशन भी क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। समेशन यू एन ऑल्सो डाइवर्जेस आएगा। किसके लिए? फॉर p लेस देन। लेकिन ये p 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। आ रहा है? पक्के में समझा? तो आप लिखेंगे फ्रॉम above 3 cases we can conclude that। क्या कंक्लूड कर सकते हैं आप? पूरा का पूरा क्वेश्चन। Both three cases we can conclude that समेशन यू एन जिसकी वैल्यू है समेशन एन इक्वल टू वन से लेके इन्फिनिटी वन अपॉन एन पी, जहां पे पी की वैल्यू ग्रेटर देन वन इज कन्वर्जेंट इफ पी इज ग्रेटर देन वन। आया था? इज कन्वर्जेंट इफ पी इज ग्रेटर देन वन। और बाकी दोनों केसेस में डाइवर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इफ पी इज लेस देन इक्वल टू। तो इसी के साथ हमारा वाला टॉपिक होता है समाप्त। उम्मीद है आपको पूरी टेस्ट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसी के साथ हमारा टेस्ट वाला पार्ट, पॉजिटिव टर्म वाली सीरीज, ये होता है कंप्लीट। उम्मीद है यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लीज इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा ताकि हम कल से जब नया टॉपिक शुरू करें तो आपको पिछले टॉपिक में कुछ भी दिक्कत ना हो। तो ऐसा करते हैं आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ रहे होंगे, यूजफुल लग रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।